आज मैं कराने वाला हूँ एक इतना इम्पोर्टेंट आंसर, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है ना आपके लिए। अगर आपने ये देख लिया तो आपका एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर बोल सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में है। उनके लिए हम लाए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 का बहुत डिमांडेड क्वेश्चन। वो है हमारा क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट, कैन वी कॉल इट अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। सो एक क्वेश्चन आता है हमारे 22.5 मार्क्स का। सो अगर आपने ये कर लिया तो आपके हो जाएंगे मार्क्स सिक्योर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि मेरी हेल्प करो सब्सक्राइब करके। और वीडियो पूरी देखिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए मेरे को, कहाँ पे मेरे को ठीक है अच्छा करा मैंने। सो पहले हम करेंगे क्या। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अगर आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसके पर्पज़ से भी है सेम चीज़। और साथ ही साथ हम अगर बात करो तो ये असाइनमेंट में भी टॉपिक दे दिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। टीचर मांगे असाइनमेंट तो ये असाइनमेंट के भी लिख सकते हो। सो बेसिकली क्वेश्चन है, कम से कम ये अगर आप लिखोगे तो 12-13 पेज का आ जाएगा आराम से। तो उसको करना बहुत अच्छा और इजी है। सब समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बस ध्यान से समझना। बस एक चीज़ और, मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं। जैसे कि कुछ यहाँ पे चीज़ जो कि मैंने टाइप करी थी वो जल्दी में, क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी वीडियो आप लोगों के चक्कर में। आप कह रहे भाई ये करो, जल्दी कराओ, सीनियर कराओ, ये कराओ। तो कुछ इसमें वर्ड्स थोड़ी सी करेक्शन होंगे जो मैं टाइम टू टाइम बताता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मोर नहीं है, ये मोरियन है। मोरन पीरियड, मोरन पीरियड स्पैन्स थोड़ा सा थोड़ा नहीं है तो स्टार्टिंग बहुत गड़बड़ हो रही है थोड़ा। खैर थोड़ा सा मैं करेक्शन करवाना, कोई दिक्कत नहीं है। द मॉडर्न पीरियड स्पैन्स फ्रॉम 320 BCE टू 180 CE। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियड है हमारा वो कब से कब तक है, 320 BCE से 180 CE तक। जो हमारा मॉडर्न इस्टेब्लिश्ड, द मॉडर्न इस्टेब्लिश्ड, ये मॉडर्न है। जहाँ पे देखो मोर आ जाए फिर मॉडर्न आ जाए, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मोरियन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मोरियन। यहाँ पे अगर मैं कहीं गड़बड़ हुई तो बता दूंगा मैं। द मॉरन established an empire that extended over almost entire subcontinent and even beyond it in the northwest। देखिए, जो हमारा जो क्या कहते हैं मोरन ने स्टेब्लिश कर दिया था एम्पायर पूरा। अब जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट इंडिया में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट होता है, जो हमारा पुराना पाकिस्तान का जो पुराना वाला पार्ट था हमारे इंडिया का, वो सारा वो हमारा सब कॉन्टिनेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो भी होता था वो हमारा जो हो जाता है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया वर्ड अलग अलग टर्म्स में यूज़ होता है। ठीक है, और ये बहुत हमारे इंटायर सब कॉन्टिनेंट में लगभग फैल ही गया था। स्पेशली एंड सब कॉन्टिनेंट में फैला था और साथ ही साथ ये फैला था हमारे नॉर्थ वेस्ट में भी। क्या मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं। द मॉडर्न पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द अरेबियन सी and the Bay of Bengal in the south up to the Indus River in the northwest and the Ganga River and Brahmaputra in the north and the northeast। एक बार पढ़ देता हूँ मैं दोबारा से। The modern period stretch from the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south up to the Indus River in the northwest and the Ganga River and Brahmaputra River in the north and northeast। राइट, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, डायरेक्शन की बात करी गई, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अच्छा जी, द मॉडर्न एम्पायर, ये भी इंट्रोडक्शन का ही है, उसके नीचे कंटिन्यू कर देना है। द मॉडर्न एम्पायर वॉज, देखो जैसे कि ये था ना, मतलब कि ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट
फुल स्टॉप के बाद ये स्टार्ट कर देना। द मौर्यन एम्पायर वॉज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड बाय द नंदाज। द मौर्यन एम्पायर वॉज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड बाय द नंदाज। द फर्स्ट थ्री रूलर, जो हमारे मतलब कि मौर्यन एम्पायर था, वो किस फाउंडेशन रखी थी पहले? नंदाज ने। नंद, जो नंद डायनेस्टी, नंद, आपने अगर वो देखा हो भाई। देखो ये वाला मेरे को पता है क्यों अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने जो स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था चंद्र नंदनी करके, एकता कपूर का एक शो था, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब उसकी कैरेक्टर एक से एक बढ़िया, ऊपर से उसकी जो स्टोरी थी और प्लानिंग प्लॉटिंग और हर एक तरीका, हर एक चीज़ गजब की थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे मुझे अच्छा लगा था ये। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी लगता था, तो मैंने ये किया था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी इसमें बताया गया है। और एंड में जस्ट क्योंकि जो चंद्र नंदिनी है वो चंद्रगुप्त के बारे में ही ज़्यादा स्टोरी थी, लेकिन उसकी थोड़ा सा एंड जैसे एंड होता है चंद्रगुप्त का, चंद्र नंदिनी का सीरियल का, तो उसमें बिंदुसार का थोड़ा दिखा देते हैं, अशोका भी थोड़ा दिखा देते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं वैसे, है ना। तो नंद में आते थे हमारे कौन? चंद्र नंदन, ऐसे नंदिनी के जो पिता थे नंद, वो नंद परमानंद, क्या बोलते हैं उसको, परमानंद था उनका नाम। हाँ जो भी हो देख लेना, मैंने काफ़ी टाइम 2017 में देखा था, 2025 चल रही है। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखना है, नंदास ने लेड करा था, मतलब कि फाउंडेशन डाला था किसका? मौर्यन एम्पायर का। ऐसा नहीं कि वो खुद भी मौर्य थे, लेकिन नहीं होता है ना, इस जगह जैसे कि एक जगह है ये, यहाँ पे पहले कोई तो आया होगा ना उसको सक्सीड करने के लिए, है ना। तो पहले नंदा आए थे, फिर उसके बाद हमारे मौर्यन आए थे, ऐसे समझ गए। ठीक है, पहले खाली बंजर जगह थी, यहाँ पे इसने यहाँ पे आगे इसको सक्सीड मौर्यन ने कर लिया, ऐसा कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, द फर्स्ट थ्री रूलर ऑफ द डायनेस्टी वर चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका। इसको कहीं कहीं आप अशोका पढ़ेंगे, कहीं कहीं इसको अशोका पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा द रूलर ऑफ द लेटर मौर्यन कंटिन्यूड, द रूलर ऑफ द लेटर, द रूलर ऑफ द लेटर Later on a single T, later Mauryan, गाइस मैं थोड़ा सा बोल भी रहा हूँ, उसको समझ सुनना भी ध्यान से, ठीक है। मौर्यन कंटिन्यू टिल 187 BCE। ठीक है, जो हमारा जो रूलर ऑफ लेटर मौर्यन एम्पायर था वो एंड कब तक चला था? 187 तक। ठीक है, चल जाते हैं पहले, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। चंद्रगुप्त established himself in the Punjab and then moved eastward until he gained control over Magad region. By the time of Ashoka, the Mauryan Empire had extended into the Karnataka region. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में से भी इतना बताना है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में। इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही खोज करी थी। खोज इन द सेंस मतलब कि खोज नहीं कि मतलब ढूंढा था, नहीं, वही आया था पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी का, तो इसलिए उनको फाउंडर बोल दिया जाता है, फाउंडर ऑफ द Mauryan Empire. According to धुंधे राजा, जो कि एक कमेंटेटर थे ऑन द विष्णु पुराण, ठीक है, वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ मौर्य। जो मौर्य जो एक उनके फादर थे, पापा थे उनके, तो उनके जो एल्डेस्ट सन थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लेकिन किस पापा का नाम क्या था? मौर्य। ठीक है, सन ऑफ नंद किंग, जो कि मौर्य कौन थे? सन ऑफ नंद किंग, आप नाम पढ़ लो, सरवर थी भाई, नाम पढ़ लेना भाई, इतना हार्ड नाम, सरवर्थ सिद्धि कुछ ऐसा का नाम है। ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर दूँ, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। SARVARTHSIDDHI।
THASI, यहाँ से गलत है थोड़ी सी, SIDDHI, ठीक है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सर्वर्थ सिद्धि, ठीक है, सर्वर्थ सिद्धि। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत थी, तो एनीवेज, तो सर्वर्थ सिद्धि बाय मूरा डॉटर ऑफ ओरिशाला, ठीक। मूरा इनकी मदर थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और मौर्य इनके फादर थे, और मौर्य के इनके सन थे, सन ऑफ नंद किंग, इनका नाम ये था। इसके अलावा ही हैड द कॉन्फ्लिक्ट विद द नंद एंड बाय द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण ऑफ तक्षशिला। यूँ तक्षशिला कहाँ पर है, तक्षशिला पे बोलते हैं, तक्षशिला बोलते हैं, फिर तक्षशिला बोलते हैं, टैक्सिला। इसको इसका दूसरा इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, इस नाम से भी इसको, जैसे यहाँ पे यही नाम आएगा तक्षशिला, ठीक है। ये तक्षशिला आ गया, खैर नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तक्षशिला यही आएगा, तक्षशिला नेम्ड कौटल्या, यहाँ पे क्या आएगा, कौटल्या। He overthrew, तो यहाँ पे देता हूँ, he overthrew नंदाज। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ क्या, तक्षशिला के ब्राह्मण की हेल्प लेके, जिनका नाम कौटल्या था, उन्होंने नंदा को ओवरथ्रू कर दिया, उनको हटा दिया अपनी उनके सिंहासन से। In fact, Greek sources suggest a meeting between चंद्रगुप्त मौर्य एंड अलेक्जेंडर। जो हमारे कुछ ग्रीक सोर्सेज हैं ये भी जताते हैं, ये भी बताते हैं, ये भी समझाते हैं हमें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो अलेक्जेंड्रा की एक मीटिंग भी हुई थी दोनों के बीच में। दे ऑल्सो रेफर, आपने पता है अलेक्जेंड्रा यमन कुछ सुना आपने, यमन करके। चलो छोड़ो, आप जितना है उतना बताओ, मैंने नहीं तो स्टोरी बनाने लग गया तो वीडियो पूरी 2-3 घंटे की बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी बने, 30 मिनट में कोशिश करूँ ख़त्म हो जाए। दे ऑल्सो रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस निकेटर। ये जो हमारे इसमें ये भी बताते हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था किस किस में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में। द ओनली डेफिनेट इंस्क्रिप्शनल differences, so not differences, is references of Chandragupta is in the 2nd century CE जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। यही जो मैं एक इंस्क्रिप्शनल रेफरेंस है जो कि चंद्रगुप्त के बारे में बताता है, जो कि हमारा 2nd सेंचुरी सी में इंस्क्रिप्ट हुआ गया था। वो होते हमारे इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ और बाय रुद्रदमन, ठीक है। अब आता है हमारे कौन, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। सो चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। सक्सीडेड इन द सेंस कि थे तो वो, मतलब कि होता है ना सक्सीडेड, मतलब यही होता है कि एक को मार के खुद चले जाना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये जो इसमें ये था कि चंद्रगुप्त हट गए, उनकी जगह उनके बेटे आ गए, क्योंकि उनकी एज भी हो गई थी, ठीक है, उनकी जगह उनके बेटे आ गए। इसमें ध्यान से सुनना, उनकी जगह आए थे, ना कि उनको मार के आए थे, ठीक है। उनके फादर उनके साथ रहा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के साथ रहा करते थे, लेकिन अभी रूल कौन कर रहा है, हमारे बिंदुसार कर रहे हैं। हु रूल्ड बिटवीन 297 to 273 BCE. The Greek called him Amytrochates or Elytrochates। एक बार मैं स्पेलिंग सही स्पेलिंग में से, तो स्पेलिंग मैंने ये खुद करेक्ट करी थी, तो गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बिंदुसार death in 273 BCE was followed by a 4-year succession conflict according to Divyavadana। बिंदुसार wanted his son Susima to succeed him, but Ashoka was supported by his father's minister। ये देखो, बिंदुसार के बारे में ज़्यादा लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट किंग बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और
अशोका। ठीक है, अब जो जो इसमें है बिंदुसार क्रम में इतना ही इनफ है वैसे लिखने के लिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें ये था क्या था कि जो जो हमारे बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सन, वो चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है ना, उनका जो बड़ा बेटा है वो सक्सीड करे उनको, लेकिन जो अशोका था वो उन उसको सपोर्ट मिला उसके फादर के ही मिनिस्टर से, सॉरी, ठीक है, अशोका को। अब आता है हमारा अशोका। अशोका बहुत ज़्यादा निर्दय राजा से माना जाता है, लेकिन बहुत महान भी राजा माना जाता है। कहीं राजा महान माना जाता है तो कहीं इसको कुछ मानते हैं, कोई किसको कुछ मानते हैं, तो सबकी मानने वाली बात है। सो अशोका वॉज द थर्ड मौर्यन एम्परर। थर्ड कह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, खैर मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। मौर्यन एम्परर ऑफ मगध। ठीक, द दीपवंसा एंड महावंसा, द दीपवंसा एंड महावंसा रेफर्ड टू अशोका, रेफर्ड बताते हैं अशोका के बारे में कि इसने किल करे थे 99 ब्रदर्स, इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, सिर्फ एक को छोड़ा था जिसका नाम था तिस्सा। ठीक है, द अशोका वदना स्टेट्स दैट अशोका's मदर was a queen named शुभाद्रंगी। इसमें बताते हैं कि उनकी जो मदर थी वो चाहती थी कि भाई अशोका ही रूल करे। अशोका की जो मदर थी वो भी क्वीन थी। ठीक है, हिज एम्पायर कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनका जो एम्पायर था बहुत बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था। इन द नॉर्थ वेस्ट इट एक्सटेंडेड अप टू कांदाहार, जो कि अफगानिस्तान में है, और विद द किंगडम ऑफ एनिलोका सेकेंड ऑफ सीरिया लाइन टू द वेस्ट, वेस्ट में भी फैला हुआ था। its eastern frontier extended to Odisha. It included almost the continent except the southernmost part. इसने सिर्फ southernmost part को छोड़ दिया था, इंडिया के बाकी सब इसने अपने कब्जे में ले लिया था। इसने पूरा बहुत अपना एम्पायर बहुत बड़ा कर लिया था। Ashoka's fame is based on his association with Buddhism and his pacifism. जो इनका जो हमारे जो अशोका थे वो इसलिए फेमस हो गए थे क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म से एसोसिएट थे पहली बात, और उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इनको माना जाता था प्रोपोगेटर ऑफ धम्मा, यानी स्प्रेड, जो कि प्रोपोगेटर होते हैं प्रोपोगेट करने वाले, स्प्रेड करने वाले, फैलाने वाले। सो फैलाने जो धम्मा को हर एक जगह तक पहुंचाने का एक इनका जिम्मा था। और ये साथ ही साथ जाने जाते हैं कंसोलिडेटर ऑफ एम्पायर, कंसोलिडेट करना यानी पूरे एम्पायर को एक तरफ सख्ती से या फिर मतलब कि स्ट्रिक्टली बांधे रखना। सोर्सेज फॉर द मॉडर्न एम्पायर, जो कुछ सोर्सेज हैं मॉडर्न एम्पायर के वो कौन कौन से हैं? अमंग द टेक्सचुअल सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एंड देयर एज, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये पूरा एक ही है, अर्थशास्त्र ऐसा लिखा जाएगा, ये अर्थशास्त्र ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, एंड मेगास्थनीज इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिका। अर्थशास्त्र हो गया हमारा एक, दूसरा हमारा हो गया इंडिका। ठीक है, हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस, इनकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। पहले हम पढ़ते हैं क्या, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है? द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य is an extremely sophisticated and detailed treatise on statecraft। ये जो हमारा अर्थशास्त्र है कौटिल्य का वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ज़्यादा डिटेल बताता है स्टेट की क्राफ्ट लैंड के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, सॉरी, ठीक है, क्राफ्ट लैंड नहीं, स्टेट क्राफ्ट के बारे में।
क्राफ्टलैंड समझ रहे हो ना, कहाँ पे है ये क्राफ्टलैंड? एक सेकेंड। ठीक है। सो बेसिकली जो कौटिल्य का जो वर्क था वो 15 बुक में डिवाइडेड था, कंसिस्ट था, जैसे कि 5 डील करती थी उनकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मौर्य एम्पायर की। जो नेक्स्ट थी हमारी, नेक्स्ट 8 नॉट डेट 8 जो कि डील करती थी, वो करती थी इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। एंड लास्ट 2 विद देखो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, इंटर स्टेट चलो बताऊँगा अभी मैं बाद में। एंड द लास्ट 2 विद मिसलेनियस टॉपिक्स से वो हमारे डील करती थी। ठीक। The Arthashastra discussion of the interstate relation seems to refer a small or moderate sized state, not a large empire of modern empire. The text does emphasize on imperial ideal and ambitions. मैं बता रहा था यहाँ पे जो हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, मेक श्योर इसको बोलते हैं हम, आप अगर इसको एग्जाम में लिख कर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, AUAPA, अवापा, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो, AUAPA, ठीक है, इसको बोलते हैं भैया, ये ध्यान रखना। अर्थशास्त्र से थोड़ा सा जो कुछ गड़बड़ हो रखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको ध्यान रखो। अर्थशास्त्र बताता है कि जितनी चीज़ है ना, उससे हमें यही लगता है कि जो मॉडर्न स्टेट था ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, या फिर मॉडरेट साइज़ का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसा फैला दिया, ऐसा झूठा झूठा ऐसा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कौन जाने, लेकिन जो बुक्स में है वही आपको मानना पड़ेगा। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज wrote a book called Indica. मेगास्थनीज की जो बुक थी उसका नाम था इंडिका, वो बेस्ड थी किस पे, ऑन ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया। वो उनकी जो बुक के बारे में जो लिखते थे वो लिखते थे अपने बारे में, वो वही लिखते थे जो वो दिखते थे। ठीक है, और मेगास्थनीज तो एक एम्बेसडर भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ग्रीक एम्बेसडर। ठीक है, ये याद रखना। द बुक has not survived, but fragments are preserved in later Greek and Latin works. Megasthenes Indica describe the country, its size and shape, river, soil, climate, plants, animal, produce, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड लीजेंड्स के बारे में सब बताते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका एक बेसिकली एक बुक थी जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि एक ग्रीक से एक आए हुए थे, और साथ ही साथ इनकी जो बुक थी वो तो नहीं बच पाई, लेकिन उसके कुछ फ्रेगमेंट से वो प्रिजर्व हमने कर रखे हैं ग्रीक और लैटिन वर्क्स में। इंडिका दिखाती है, सिर्फ वही बताती है जो कि वो, देखो बाहर का कोई इंसान आएगा वो एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि वो वही बताएगा जो वो देखेगा, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ वहाँ पे नया नया होगा। अगर कोई अमेरिका से यहाँ पे इंडिया में आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए सब कुछ, उसका कल्चर अलग हो जाएगा, सारा कुछ, कपड़े वपड़े सारे, बोली वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, इंसान चेंज हो जाएंगे, है ना, मैंटलिटी चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए सब नया होगा, तो सब कुछ लिखता चला जाता था वो। ठीक है, तो वही बता रहे कि ये एक ट्रैवल और एक्सपीरियंस था इंडिया का उनका। दूसरा हमारा सोर्स आता है हमारे क्या, Ashoka's inscriptions. Ashoka's edicts. What? Wait a minute. Were अच्छा, जो अशोकास के एडिक्ट्स थे, एडिक्ट्स क्या होता है मेरे को कमेंट में बताना। एडिक्ट्स जस्ट एक तरीके से मान के चलो, पिलर्स होते हैं ना, वैसे कुछ मान के चलो। ठीक है, अगर आपको मैं पिक्चर लगाना भूल गया, जस्ट बताने वाला था पिक्चर लगाऊंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जस्ट जो रीड कर रहा हूँ
माइक को ले आता हूँ मुँह के पास, जिससे कि कोई मिसप्रोनाउंसिएशन ना हो या फिर कुछ। खैर, Ashoka's edicts were the first written inscriptions in India after the ancient city of Harappa. Most of the inscriptions are in Prakrit language and Brahmi script. Ashoka's inscription, not subscription, it's inscription. इसको तो मैंने खुद करेक्ट किया था, फिर भी यहाँ पे ये नहीं हुआ करेक्ट। Inscription are divided into various categories. The two main categories are the 14 major edicts and 6 pillar edicts. जो हमारे जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उनको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, वेरियस कैटेगरीज में, जिसमें कि 2 मेन कैटेगरीज हैं, वो हैं 14 मेजर एडिक्ट्स की और दूसरी है हमारी 6 पिलर एडिक्ट्स की। ठीक है, द मेजर पिलर एडिक्ट्स आर लोकेटेड इन नदर्न इंडिया। अशोकाज इंस्क्रिप्शन मोस्टली कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा। ठीक है, some of them directly indicate his allegiance to the Buddha's teaching and his close relationship with the संघ। संघ होता है ना, ग्रुप होता है एक, जो बुद्धिस्ट लोगों का ग्रुप होता है, यानी एक दो लोगों का ग्रुप होता है संघ। ठीक है, या फिर संघ देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो संघ यूज़ किया गया है वो बुद्धिज़्म में जो ग्रुप्स होते हैं ना, संघ उसके लिए यूज़ करा गया है। बेसिकली संघ तो ओलिगार्कीज में ओलिगार्ची वगैरह होता है, जो उसमें भी संघ होता है। एनीवेज, दे ऑफर अ यूनिक इंसाइट इनटू अशोका's idea about his role as king, but specific references to other aspects such as administration or social and economic aspects of modern empire. Apart from that, there were also psychological, so sorry, it's not a psychological, it's archaeological, it's archaeological, right? And numismatic evidences. Punch marked coins mostly continue to be issued in the Mauryan period. The use of symbol on coins issued by state would certainly have endowed it with a political significance. इनका भी एक political significance था। अर्थशास्त्र रेफर करती है, refers to a different denomination of silver coins called panas and the copper coins called मशाकाज। मेक श्योर इसको याद रखो इन टर्म्स को, जो मैं यहाँ पे सर्कल्स कर दिया है मैंने। यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन्स उनको क्या बोलते हैं हम, पानाज, और जो कॉपर कॉइन्स उनको बोलते हैं मशाकाज। ठीक है, सिल्वर कॉइन कौन खोना चाहेगा, तो उसको सब पाना चाहेंगे। ठीक है, तो पानाज याद हो गया। अरे वाह, मज़ा आ गया तुमको तो, यहाँ याद हो गया। इसके अलावा जो डिबेट आती है, डिबेट ऑन सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। मैं सोच रहा हूँ इसको आप खुद ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द प्रॉब्लम बाय द मेजर सोर्स for the modern period have implications for our understanding of the nature and structure of the empire. There is the Arthashastra theoretical treatise not composed in its entirely in the Mauryan period which talk about the potential state within the framework of established traditions of the scholarship on statecraft. Nature state बताया, state का nature बताया अभी तो। Second, there are the different versions of fragments of a lost text Megasthenes Indica replete with several dispensaries मतलब हो सकता है, मान सकते हो डिस्पेंसरीज होते हैं ना कि कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर कुछ गड़बड़ी या फिर इनएक्यूरेसीज ये होती हैं। ठीक है, जो थर्ड मेजर सोर्स है अशोका का इंस्क्रिप्शन, द आइडिया ऑफ द हाईली सेंट्रलाइज्ड मोर पीरियड, सो मोरन सेंट्रलाइज्ड मोरन पीरियड।
actually was based on an assumption that empire and centralization go together. सिर्फ ये assumption है कि जो हमारा empire था बहुत ज़्यादा बड़ा था, साथ ही साथ उसको centralized भी था. More recent writings on the given extent of empire have gone to the other extreme. पहला था हमारे जेरार्ड फुसमैन. इम्पोर्टेंट क्या ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट के अलावा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर एग्जाम में आता है तो आपने अगर इनके बारे में नहीं लिखा तो आपका सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा. Has argued that given the extent of the empire and communication networks of the time, the Mauryan Empire could not possibly have been centralized. ये बोलते हैं कि भैया जो हमारा एम्पायर है वो सेंट्रलाइज नहीं होगा. ठीक है. मोर एंड सुपर इम्पोज ओवर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल यूनिट्स. बता दें क्यों सेंट्रलाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिट्स एग्जिस्ट करती थी विच मच हैव बीन अलाउड टू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज वियरिंग allowed to continue to exercise wearing अलग अलग डिग्रीज़ के काम किए जाते थे ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए. ठीक है. अशोका के पर्सनल सुपरविजन अप्लाइड ऑन टू द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा. जो कि जो अशोका को सुपरवाइज करते हैं वो सिर्फ प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा का प्रोपोगेशन ही बताते हैं, धर्म का. ठीक है. नॉट टू डिटेल्स ऑफ द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताते हैं. इनिशिएटिव एट द प्रोविंशियल and local administrative level are evident in the script, language, content and location of the inscription. अब आते हैं हमारी कौन, रोमिला थापर. रोमिला थापर के आपके टीचर बोलते होंगे बुक पढ़ो. पढ़ ली होगी तो पता हो गया. इनिशियली प्रेजेंटेड द मॉडर्न एम्पायर एज द मॉडर्न एम्पायर एज अ न्यू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मार्क्ड बाय सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्लानिंग. ये बोलती हैं कि मार्केट बाय ये बोलती हैं कि हाँ जो मॉडर्न एम्पायर था वो हमारा सेंट्रलाइज भी था और उनका प्लानिंग भी सही तरीके से हुआ करती थी. मार्केट मानो तो डील करता था सेंट्रलाइजेशन से और प्लानिंग भी हुआ करती थी. हर सब्सिक्वेंट रिकन्सिडरेशन ऑफ द इशू सजेस्ट दैट द मॉडर्न एम्पायर वाज नॉट अ होमोजीनियस होल. इनके जो बार बार उनका जो आराम से धीरे धीरे उसको बार बार रिकन्सिडर करना, मतलब कंसीडर करना एक चीज़ को लेके इशू को, वो बताता है कि जो मॉडर्न एम्पायर था कि वो एक तरीके से पूरा सेम नहीं था, थोड़ा सा अलग था कहीं ना कहीं. एंड इट सबस्यूम्ड डिफरेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, वे ऑफ लाइफ. मतलब कि एक जगह कुछ है तो कुछ जगह इकोनॉमी एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम है, एक जगह पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, एक जगह बुरी चल रही है, एक तरह की लाइफ लोग अच्छा जी रहे हैं, एक तरफ अच्छा नहीं जी रहे हैं, या फिर कम अच्छा जी रहे हैं, ज़्यादा अच्छा जी रहे हैं. सो डिपेंड्स ऑन. Using the framework of the word system theory, Thapar, what is the word system theory? Anyone knows? If yes, तो comment me down. I will shout out you and I will pin your comment. थापर हैं जो थापर, क्या गाना बजा रहा हूँ, थापर हैं वो थापर. Thapar suggests that the empire should be considered as consisting of metropolitan core and peripheral areas. बताते हैं जो हमारा जो एम्पायर है वो किस में कंसिडर है, 3 चीज़ में, जो कि मेट्रोपॉलिटन, फिर आता है कोर, फिर आता है पेरिफेरल एरियाज़. पेरिफेरल एरियाज होते हैं आउटर एरियाज, छोटे छोटे कोर होते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज. फिर मेट्रोपॉलिटन तो वही होता है जो मेट्रोपॉलिटन होता है. मगध वाज अ मेट्रोपॉलिटन स्टेट. द कोर एरिया इंक्लूडेड एग्जिस्टिंग स्टेट एरिया ऑफ incipient state formation and center of trade. The peripheral included number of pre-state society. The relationship between the metropolitan state and the core and peripheral areas varied. and सब में बहुत differences थोड़े different थे, थोड़े अलग अलग हुआ करते थे. But the nature of the relationship did not, it basically involved exploitation. जो नेचर था रिलेशनशिप का इसमें ये नहीं दिखाते कि यहाँ पे ज़्यादा नॉट बेसिकली इन्वॉल्व, मतलब कि एक्सप्लोरेशन नहीं दिखाते थे इसमें. द एम्पायर मस्ट हैव बीन सम एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बट गिवन इट्स एक्सटेंट देयर मस्ट ऑल्सो हैव बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फंक्शनरीज एट प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल. ठीक. इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं वो बताते हैं कौटिल्य बताते हैं. कौटिल्य
would have provided an excellent direct source of information on modern administration. The Arthashastra is the first Indian text to define a state. Its concept of Saptang theory, not Saptaraj, it's Saptang Rajya theory. It's Saptang Rajya वाई है, ठीक है, राज्य. Consider the state consisting of 7 interrelated and interlocking consist of consistent limbs और elements. स्वामी जिनको बोलते हैं किंग, अमात्य जो कि होते हैं मिनिस्टर, जो कि जी में पढ़ा होगा आपने, जनपद, जनपथ नहीं जनपद, जनपद, दुर्ग, दुर्ग यानी क्या होता है हमारा द टेरिटरी और द पीपल. सो दुर्ग होता है हमारा फोर्टिफाइड कैपिटल, जबकि जनपद क्या होता है हमारा द टेरिटरी और द पीपल. और इसके बाद आता है कोश. कोश क्या होता है बताओ मेरे को. ट्रेजरी, राइट. दंड होता है हमारा पनिशमेंट. मित्र होता है हमारा फ्रेंड या फिर अलायंस. ठीक है. द टेक्स्ट प्रेजेस, जो टेक्स्ट बताता है, टेक्स्ट एक्सल्ट ऑफ ए प्रेज इज द पोजिशन ऑफ द स्वामी. प्रेज करता है जो टेक्स्ट अर्थशास्त्र स्वामी की पोजीशन को, और इन रिलेशन टू द अदर प्राकृतिज. द किंग बीइंग द सेंट्रल फोकस ऑफ द पावर इन द एम्पायर. किंग के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, सीधी सी बात है भैया, किसके पास होगी. द एम्पायर ऑफ द अर्थशास्त्र, द एम्पायर क्या हूँ, ओके, द किंग ऑफ द अर्थशास्त्र, द किंग नॉट एम्पायर, द किंग ऑफ द अर्थशास्त्र लिव्स, ये नहीं है, lives in a vulnerable world and has to exercise extreme vigilance to safeguard his life and position. अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारा किंग हुआ करता, जो स्वामी हुआ करता था, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, मतलब कि अनसेफ माना जाता, कमज़ोर नहीं मानी, अनसेफ माना जाता था, अनसेफ वर्ल्ड में रखा जाता था. क्योंकि भाई जो पोजीशन वाला बंदा होगा, जैसे कि अगर मैं आप लोगों पर रूल करूँगा तो आप लोगों के मन में आएगा कि मैं अब इसकी जगह मुझे आना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी आओगे आप, मेरे को मार के आओगे, क्योंकि मेरी पोजीशन तो वल्नरेबल होगी ना, कि मैं अब सेफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पावर पे आ गया. ठीक है. जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कितनी सिक्योरिटी रहती है उनके पास. ठीक है. तो क्यों, क्योंकि उनके पास पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है. अब कोई इंसान उसको झेल नहीं सकता कि उसके पास इतनी पावर क्यों है, हमारे पास पावर इतनी कम क्यों है ना. तो होता है ना, किंग के पास ज़्यादा पावर होती है. तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ वर्ल्ड में रहता है, और उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए वो सेफ़ गार्ड, उनकी जो लाइफ की पोजीशन को सेफ़ गार्ड करना होता है, लाइफ और उसकी पोजीशन को सेफ़ गार्ड करना होता है. प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर्स डिफाइंड with references to the maintenance of the Varnashrama dharma in an important duty of king. ये कुछ किंग की important duty बताई गई हैं. The second प्राकृति in कौटिल्या's अर्थशास्त्र is अमात्य. देखो बहुत ईजी है, जी में पढ़ा है सबने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार एक एक चीज़ रिपीट करने की. बस रीड कर देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा बताने वाला तो मैं बता दूंगा. द अम्ब्रेला टर्म इंक्लूडेड ऑल हाई रैंकिंग ऑफिशियल. जी एक जो अमात्य बहुत अम्ब्रेला टर्म है, एक तरीके का अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कि हर एक हाई रैंकिंग लो रैंकिंग ऑफिशियल्स को इंक्लूड किया जाता है. हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हो गए, या फिर काउंसिलर्स हो गए, या फिर एग्जीक्यूटिव हेड हो गए डिपार्टमेंट के, ये सब इसमें इंक्लूड होता है. मंत्री seems to have been a more specific term referring to the king advisors or counselors. They seems to have been two consultative bodies, one small, the other is larger. एक स्मॉल होता था, दूसरे का लार्ज होगा. द अर्थशास्त्र मेंशन स्मॉल कंसल्टेटिव बॉडीज ऑफ मंत्री कॉल्ड द मंत्र परिषद. जो स्मॉल कंसल्टेटिव बॉडी होगी उसको बोलते हैं मंत्र परिषद. एंड इट ऑल्सो रेफर टू द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कॉल्ड मंत्री परिषद. बड़ी होगी वो मंत्री परिषद होगी, जो छोटी होगी वो मंत्रा परिषद होगी. ठीक है. विच इंक्लूडेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट. इंपॉर्टेंट इसको याद करना. मंत्री परिषद किसे बोलते हैं, मंत्रा परिषद किसे बोलते हैं. मंत्रा ए यानी छोटा, यानी ए सबसे पहले आता है तो वो छोटा होता है. आई यानी बाद में आता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आई ए से. ऐसे आता है, लोग कैसे भी याद ही तो करना यार.
Apart from the king and his consultative bodies, there were a number of high officers in charge of important portfolios. The Arthashastra mentioned the Samhatri, जो कि बोलते हैं chief collector of revenue, who were the in charge of maintaining accounts. सिर्फ एक बार अकाउंट लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है. मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड समनिधर्ती जो कि ट्रेजरर हुआ करते हैं, ऑल्सो इन चार्ज ऑफ रॉयल स्टोर्स. इट इज ऑल्सो मेंशन ऑफिसर सच एज द द्वारिका चीफ ऑफ द अटेंडेंट्स. द्वारिका यानी द्वार पे रहने वाले, सीधी सी बात है. अंत्रौमिक्षा चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड एंड द लार्ज नंबर ऑफ अध्यक्ष डिपार्टमेंट हेड्स. गाइस प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही है, सो सॉरी, लेकिन क्या कर सकते थे, इतने बड़े बड़े नाम कौन पढ़े. जो हमारा आवाज हमारा क्या, जो अर्थशास्त्र है जो हमारा इम्फेसाइज, अर्थशास्त्र लिखेंगे सब कुछ लिख देंगे यहाँ पे. अर्थशास्त्र emphasize the importance of the पुरोहित यानी पंडित हुआ करते हैं. पुरोहित it states that full stop, it states that he should be high character, should belong to the reputed family. जो पुरोहित होता है उसका हाई कैरेक्टर होता है. ये भी मेक श्योर रखना पड़ता है कि आपने सब्सक्राइब किया है फिर नहीं किया. एनीवेज वो पुरोहित होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो होता है ना भगवान जी से. जैसे आजकल हम पंडित जैसे मानते हैं, पंडित को हम ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि वो होते हैं भाई, वो महाराज वगैरह होते हैं लोग, ठीक है. तो उनको बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड फैमिली से होनी चाहिए. उनका मेक श्योर ये होना चाहिए कि वो रेप्यूटेड फैमिली से हो, कोई अरे गहरी जगह से ना जाए. Ashoka's inscription mention many kinds of Mahamattas, Anta Mahamattas, and it's यहाँ पे चलो एक से ये वाला एंड, सिर्फ एंड. इथी झक्का थोड़ा सा मुश्किल तो है. महामत्ताज, ये भी महामत्ता ही होता है. नाम पे आपको कैसे याद करना है वो आप याद रखो, ठीक है. अगर मैंने आपको ट्रिक बता दी तो केस हो जाएगा. द धम्मा महामत्ता वर न्यू कैड ऑफ ऑफिशियल्स, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, जब यहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है. ऑफ ऑफिशियल्स क्रिएटेड बाय अशोका व्हेन ही हैड बीन consecrated 13 years. अशोका ने एक बॉडी जो धम्मा मामत्ता की, जो मतलब जो धम्मा मामत्ता होते थे, वो एक नई बॉडी थी ऑफिशियल्स की, जो कि क्रिएट करी थी अशोका ने. जब उसने पढ़े थे, लिखे थे, मतलब कि एजुकेट हो गए थे 13 ईयर्स में, जो कि उन्होंने बुद्धिज्म वगैरह के में पढ़ा था. उसके बाद उन्होंने कुछ जितने भी पश्चाताप होने लग गए थे एकदम से, भाई मैंने इतने लोगों को मार दिया, ये सब कुछ. देयर जॉब वाज स्प्रेड धम्मा ऑल ओवर द एम्पायर. द इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट द Maurya was divided into provinces under governors. Ashokan inscription suggests that Pradiksha, Rajjuka and Yukta were the important officer of the district level. Rajjuka आता है इसमें, रज्जू का यानी रस्सी, रस्सी थोड़ा लगता है रस्सी सा कुछ. देखो बताता हूँ. द टर्म रज्जू का मे कम फ्रॉम रज्जू. रज्जू मीन्स रोप, ठीक है. रज्जू मीन्स रोप. इसकी ट्रिक बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊँ ना बताऊँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. दो लैंड मेजरमेंट में बी टेकन इनका जो मेन का मतलब जो मेन ड्यूटी हुआ करती थी वो थी लैंड मेजरमेंट. इन Ashoka's time, the Rajjukas seems to have been high-ranking officers who were also associated with the public welfare measures. The Arthashastra suggests an elaborate administrative structure. Kautilya recommended that the king should establish headquarters known as Thaniya
टू एडमिनिस्टर अ यूनिट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 800 विलेजेस। द्रोणामुख जो कि यूनिट होती है 100 विलेजेस की, कारवर्तिका होती है 200 विलेजेस की यूनिट, और जो हमारी समग्रहणा यूनिट होती है वो होती है 110 विलेजेस की। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट में सब इंपॉर्टेंट, इस पूरी पीरियड इंपॉर्टेंट है। Sthanika was an officer in charge of the administration of large units similar to district. Under Sthanika were the Gopas. Sthanika के अंदर कौन आते थे? गोपास आया करते थे. In charge of units ranging from 5 to 10 villages. At village level, it refers to the village headman, जो कि ग्रामिका बोला करते थे जिसको village headman को, and emphasize the important role of village elders, जो कि होते थे ग्राम विरिधास। ठीक है। Ashoka inscriptions refers to the Pativedikas and Pulisani। स्पेलिंग सही है, प्लीज मेक श्योर कि आपको याद हो सारे टर्म्स। Who were responsible for keeping the king informed of public opinion। It mentioned spies, यानी होते हैं ना गुप्तचर। Who were positioned in one place, उनको बोलते हैं संस्था, और जो कि इधर से घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम संचार। मतलब कि कुछ यहाँ पे ऐसे इंस्क्रिप्शन रेफर करते हैं पतिवेदिकास और पुलिसनी के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किंग को इन्फॉर्म करे कि पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है। ये मेंशन करते हैं कुछ गुप्तचर के बारे में, स्पाइस के बारे में, जो कि पोजीशन होते हैं एक प्लेस पे, उन्हें बोलते हैं संस्था, जो कि अलग अलग घूम घूम के पता लगाते हैं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, किंग के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। वो रहते हैं हमारे संचार, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, नगलोई कोलका महामत्ता ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वर एसोसिएटेड विद द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो एसोसिएशन था वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थे। ऐसा कौटिल्य डिस्क्राइब फॉरेस्ट पास्चर एंड माइंस एज द स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी यानी राजा की प्रॉपर्टी है। माइंस अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड अकराध्यक्ष। बहुत अध्यक्ष के बारे में आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष। सारे जितने भी अध्यक्ष हैं ना, अध्यक्ष के बारे में जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। वैसे पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, मैं क्या आपको पावर बता रहा हूँ। जो हमारे आते हैं हमारे क्या, पन्य अध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग प्राइस, नेशन एंड सेल ऑफ गुड्स, नॉट गोड्स, इट्स गुड्स, goods produced by state run manufacture units. The Sansthaध्यक्ष was the superintendent of the market, Rupradaksh the inspector of coin, and the Putavadyaksh was in charge of ensuring the use of standardized weight and measures. State run textile workshop were to be placed under a Sutradhyaksh and chariot workshop under Rathadhyaksh। chariot यानी जो घुड़सवार होते हैं, रथ वगैरह होते हैं वो सारे। The 4 division of the army, infantry, cavalry, chariot, elephant should be placed under officer known as Patyadhyaksh, Ashwadhyaksh, Rathadhyaksh and Hasyadhyaksh। अश्व क्या होता है, घोड़ा होता है। रथ होता है हमारा जो घुड़सवारी, मतलब कि जो रथ होता है, रथ मतलब रथ ही होता है, चैरियट। द सेनापतिज एंड नायिकास वर इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, इतना हमारा हो जाता है पूरा कंप्लीट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे आपको बता देनी चाहिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप समझ गए होंगे। वैसे कंक्लूजन बता दूं वैसे पहले। In conclusion, the Mauryan Empire exhibit a strong feature of the centralized state through a administrative, legal, economic system, although it also allowed for certain degrees of local governance. The efficient functioning of such a vast empire, coupled with the implementation of uniform policies, checked its centralization, making it fair to describe the Mauryan Empire as a centralized empire, right? इसके अलावा मैं जो आपको बताने वाला था, बेसिकली मैं ये बताने वाला था कि जो मैं भी आपने पहले पढ़ लिया है कि कौन से अध्यक्ष किसके काम आते हैं, बता दूं एक बार मैं। संस्था अध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसे समझ लेना, मैं अगर कैपिटल ए लिख दूं तो अध्यक्ष है वो, ठीक है, बार बार नहीं लिख सकता इतनी बड़ी स्पेलिंग में। इसका क्या काम होता है,
हेड ऑफ मार्केट। दूसरा होता है हमारा अध्यक्ष। लिख ही देता हूँ कि यार मैं क्या ही करूँ। अध्यक्ष, अध्यक्ष की स्पेलिंग अलग हो जाती है यार। अध्यक्ष, इसका काम होता है इंश्योरिंग यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। इंश्योरिंग use of standardized weight and measures। नेक्स्ट है हमारा क्या, सूत्राध्यक्ष। देख लेना, सूत्राध्यक्ष जिसका काम क्या होता है, who run textile workshop, who run textile workshop। फिर आता हमारा क्या, रथ अध्यक्ष। रथ अध्यक्ष जो भी होता है वो होता है हमारे who run chariot workshop। और भी हैं वो आप वीडियो में से देखना, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें हम इन्फेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट, एलिफेंट्स। चलो लिखवा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 4 डिवीजन ऑफ आर्मी होता है, 4 डिवीजन ऑफ आर्मी। कौन है वो, पहला इन्फेंट्री, दूसरा आता है हमारा क्या, कैवेलरी, तीसरा आता है हमारा क्या, चैरियट आ रही है, फिर आता है हमारा एलिफेंट। तो याद रखना कौन से कौन बताते हैं। इन्फेंट्री कौन करता है हमारा, मतलब कि जो 4 डिवीजन ऑफ आर्मी है, प्लेस्ड अंडर ऑफिसर्स नोन एज, प्लेस्ड अंडर ऑफिसर्स नोन एज, इसको बोलते हैं पथ्याध्यक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं अश्व अध्यक्ष। यहाँ से डी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अध्यक्ष। इसको बोलते हैं हम रथ अध्यक्ष। रथ अध्यक्ष, इसको बोलते हैं हम हस्त हस्ते, वेट हस्त अध्यक्ष। सेनापति सोचो हमारे कौन, सेनापति और जो नायिकाज हुआ करते थे हमारे, वो एक इम्पोर्टेंट वो एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर थे। मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। इसमें एक चीज़ और मेरे को बताना, हमारे जीराट फुसमैन थे, जीराट फुसमैन थे, ठीक है, और एक थी हमारी रोमिला थापर। मेरे को बताओ इनमें से किसने बोला था कि सेंट्रलाइज है या फिर नहीं है। इन्होंने सेंट्रलाइज नेचर, मतलब कि नेचर जब ने डिबेट देखी थी, तो बताओ जेआर फुसमैन ने बोला था या फिर नहीं बोला था, रोमिला थापर ने बोला था या फिर नहीं बोला था कि हाँ ये जो मौर्यन एम्पायर सेंट्रलाइज्ड है। किसने ना बोला था, किसने हाँ बोला था, मेरे को कमेंट में बताओ ये फटाफट से। और आपने ये बता दिया तो समझ लो कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, सॉरी पूरा एक आंसर समझ में आ गया।
तो आपके 22.5 मार्क्स सिक्योर हो गए भैया, आपने अभी से सिक्योर करके रख लिए, बताओ। सो कमेंट करना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, जो सही आंसर होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो